नमस्कार। मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सीरीज जारी है। हिस्ट्री में अभी तक स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है और वर्तमान में महाजनपद काल चल रहा है, जिसके तहत मैं एक टॉपिक को बता दी, अर्थात जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में आप लोगों को मैं परिचित करा चुकी हूँ। साथ में उसके कैपिटल और जो महाजनपद है वहाँ से क्या क्या चीज़ पाए गए हैं, वो क्यों फेमस है, इन सारी चीज़ों को करा दिया गया है। उसी तरह ज्योग्राफी में इंडियन रिवर सिस्टम को करा दिया गया है, भारत के जो स्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, साथ ही में प्रवाल द्वीप क्या होता है, कोरल जीव क्या होता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कराया गया है। पर्वतराज हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें प्लेट टेक्टोनिक का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत क्या है हिमालय के उत्पत्ति में, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैं कराई हूँ। अगर आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों को देखना, मेरे वीडियो को देखना, तो आप यूट्यूब पे सारा आईएएस क्लासेस से सर्च करके इन सारे वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना भी चीज़ कराया गया है सभी के सभी यूपीएससी बेस्ट है। ओके, तो उससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। चलिए आज हम जानते हैं महाजनपद काल के जो सेकंड पार्ट है, और इसके तहत आप क्या पढ़ोगे, मगध का उत्कर्ष। और यह जो टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन आता है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे क्या क्या कारण थे, उस पर प्रकाश डाले अथवा चर्चा करे अथवा टिप्पणी करे, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि जब 16 महाजनपद थे तो उसमें मगध ही क्यों साम्राज्य का रूप धारण किया, मगध ही क्यों एक महाजनपद से साम्राज्य बन जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो कारण कोई एक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कारण होगा। यही वजह है कि मगध क्या होता है, अपने तत्कालीन, अपने समकालीन जो महाजनपद है उनमें ये आगे निकल जाता है और क्या बन जाता है, मगध महाजनपद से मगध साम्राज्य बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी और हमेशा के लिए आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, इसके पहले जो मगध साम्राज्य में जो वंश राज किया है उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है और क्रम से जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इन वंशों के क्रम सजाने के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये सबसे पहले मगध साम्राज्य में शासन करने वाला वंश का नाम क्या था, बृहद्रथ वंश। क्या नाम था, बृहद्रथ वंश था। और बृहद्रथ ही क्या था, मगध का पहला शासक माना जाता है। तो सबसे ये पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के प्राचीनतम वंश का नाम क्या है, ऐसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बृहद्रथ। क्या बृहद्रथ था, और ये बृहद्रथ वंश से था। और इसका पुत्र अर्थात इसका जो उत्तराधिकारी है वो जरासंध होगा, जिसका महाभारत में आप नाम जरूर सुने होंगे। इसी के साथ भीम और जरासंध में मल्ल युद्ध होता है, जिसमें कृष्ण भीम का साथ देते हैं और भीम की क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, यही वही जरासंध था। तो इस वंश के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, और इसकी जानकारी हमें पुराणों से और महाभारत से प्राप्त होता है। कहाँ से इसकी जानकारी, पुराणों और महाभारत से हमें मिलता है। तो बृहद्रथ वंश के बारे में आपको बस इतना जानना है कि इस वंश के जो संस्थापक था वह स्वयं में बृहद्रथ था। और एक चीज़ और जानना है कि मगध साम्राज्य के प्राचीनतम वंश का क्या नाम था, तब बृहद्रथ वंश। ठीक है, सेकंड वंश में आप जानोगे हर्यक वंश। ठीक है, मगध में सेकंड वंश राज्य करने वाला क्या होता है, हर्यक वंश होता है। ठीक है, थर्ड पे आता है शिशुनाग वंश, फोर्थ पे नंद वंश, और फिफ्थ है मौर्य वंश। यही क्रम होना चाहिए एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो, कि मगध पे राज्य करने वाले वंशों को क्या करना है, आपको आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो यही होना चाहिए फॉर्मेट आपका। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। अब हर्यक वंश के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो शासक था, वो हर्यक वंश के जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था, ये बिंबिसार था। एक तरह से कह सकते हो कि मगध साम्राज्य के उत्थान जो होता है, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है,
इसी के समय से शुरू होता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और बता दूं कि एंशियंट इंडिया में आपको टाइम पीरियड को लेकर बिल्कुल ही वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम पीरियड याद नहीं रहता है, और दूसरी बात है कि कभी भी आपसे टाइम पीरियड न पूछा गया है न पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे कोई बड़ा युद्ध होता है, कोई अचानक से परिवर्तन होता है, उस काल विशेष के टाइम पीरियड को आपको याद रखना है। जैसे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष तो मोटा मोटी आपको याद होना चाहिए कि 6th सेंचुरी BC में हुआ था। ठीक है, उसी तरह से आपको याद रखना है कि वैदिक धर्म का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, वैदिक काल बोला जाता है। तो एक मोटा मोटी जो है टाइम पीरियड को याद रखना है, ना कि एग्जैक्ट कि बिंबिसार का टाइम क्या है, अजातशत्रु का क्या, उदयनी, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदर्शक, शिशुनाग का क्या है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बार बार करोगे तो खुद याद हो जाएगा। जैसे कि हमें याद हो गया अभी टाइम पीरियड, बहुत सारे जो शासक है उनका टाइम पीरियड याद है। क्यों? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो बिंबिसार का टाइम पीरियड क्या है, 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व था। और ये जो हर्यक वंश का संस्थापक है, कह सकते हो कि मगध साम्राज्य का एक महान शासक था, महान सम्राट था, जिसने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपनी महती भूमिका को बिंबिसार ने निभाया था। ठीक है, इसका नाम ये श्रेणी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बिंबिसार को श्रेणी नाम से भी जाना जाता था। दूसरी बात है कि बहुत ही इसकी जो 3 नीति है फेमस है। एक तो इसकी युद्ध नीति है, एक वैवाहिक नीति है और एक मित्रवत नीति है। इसके माध्यम से इसने क्या किया था, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को ये मतलब एक सीढ़ी दिया था, एक मतलब कह सकते हो कि शुरुआत किया था इन नीतियों के माध्यम से। ठीक है, इसका जो पुत्र है वो अजातशत्रु है, और अजातशत्रु भी अपने पिता के भांति क्या है, साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, मगध साम्राज्य को इसने और विस्तार दिया। अब बताती हूँ कैसे, क्योंकि बिंबिसार के समय क्या हुआ था कि ये अंग जनपद को पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस शासन ने अंग जनपद को मगध में मिलाया था। तब बिंबिसार ने क्या किया था कि अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाया था, और उस समय अंग का शासक यानी कि अंग महाजनपद का शासक कौन था, ब्रह्मदत्त था। ठीक, उस समय अंग महाजनपद का शासक ब्रह्मदत्त था, और उसी के समय बिंबिसार ने अंग को क्या किया था, विलय कर लिया था और मगध में मिलाया था। इसका पुत्र क्या होता है, अजातशत्रु होता है, और ये अपने पिता के भांति साम्राज्यवादी शासक है और मगध साम्राज्य को और आगे बढ़ाता है। और इसने कौशल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, बज्जी को मिला लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 16 वर्षों तक लगातार इसकी युद्ध चली थी बज्जी संघ के साथ, और उसके बाद इसने अपने मित्र और अपने सलाहकार वास्कार के माध्यम से बज्जी संघ में फूट डलवा दिया था, और फूट डलवाकर जो 8 राजवंशों का संघ था उसको तोड़ दिया था, और बज्जी संघ को क्या किया था, मगध साम्राज्य का विलय का शिकार बनाया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है, और इसने अपने पिता की हत्या कर कर मगध की राजगद्दी को क्या किया था, पाया था। हालांकि एक चीज और बता दूं, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ इसको पितृहंता नहीं मानता है। उसके अनुसार ये माना जाता है कि इसने अपने पिता का वध नहीं किया था, बल्कि अपने पिता को क्या किया था, कैद में रखा था, जहां पर बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। ये भी याद रखना आप लोग, क्योंकि बिंबिसार जो था इसको बिंबिसार को ये जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में पितृहत्या का दोषी नहीं ठहराया गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है कि यूपीएससी में इसी बात को आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि जैन साहित्य में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा ठहराया गया है, तो गलत हो जाएगा, नहीं ठहराया गया है। क्लियर? अब देखिए, ये जो अजातशत्रु था कौशल से इस मतलब कौशल जनपद से इसको मनमुटाव हुआ था। क्यों? क्योंकि मतलब एक कह सकते हो कि कौशल पर ये बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था, क्योंकि बिंबिसार जो था ना, ये बिंबिसार ये वैवाहिक नीति के तहत कौशला से शादी किया था, जो कि कौशल की पुत्री थी। और कौशल की पुत्री थी, तो जब शादी हुआ था तो उस समय यहाँ बताती हूँ, ये देखो, मान लो कि ये कौशल
ये मान लो कि कौशल जनपद है कुछ देर के लिए, ठीक है। ये क्या है, काशी है, और ये अंग है, ठीक, और इसको मगध मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ये कौशल नरेश, ठीक है, इसकी पुत्री कौशला से शादी हुआ, मगध नरेश बिंबिसार से, ठीक। तो ये जो काशी था, क्योंकि काशी पर कौशल का अधिकार रहता था, काशी जो था वो मगध कौशल के अधीन था, ठीक है ना। तो दहेज में ये काशी मिल गया था इसको, ठीक है। किसको मिल गया था, मगध को। किसकी शादी हुई थी, कौशला की शादी हुई। किसके साथ शादी हुई थी, बिंबिसार से शादी हुई थी। तो जब ये इससे काशी इसको मिला था, तो उसी काशी से इसको क्या होता था कि प्रत्येक साल 1 लाख सिक्के वार्षिक आय की प्राप्ति हो जाती थी, भू राजस्व के रूप में, ठीक है, भू राजस्व के रूप में, जिसकी आमदनी 1 लाख सिक्के वार्षिक थी। काशी से जो गांव प्राप्त हुआ था उसकी आमदनी 1 लाख सिक्के वार्षिक थी, वो मिलता था। लेकिन जब अपने पिता की हत्या ये कर देता है तो काशी छीन लिया जाता है मगध से, और इसीलिए अजातशत्रु क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है और कौशल पर अटैक कर देता है। जिस समय कौशल का शासक, उस समय यहाँ का शासक कौन था, प्रसेनजीत था। कौन था, प्रसेनजीत था। और चूंकि अटैक करता है तो ये जो प्रसेनजीत है वो एक तरह से घबरा जाता है। उसके बाद वो अपनी पुत्री वाजीरा से क्या करता है, अजातशत्रु की शादी कर देता है। उसके बाद वो अपनी पुत्री जो वाजीरा है उससे अजातशत्रु की शादी होती है और फिर से वैवाहिक संबंध कायम होता है, और ये काशी फिर से क्या हो जाता है, अजातशत्रु को मिल जाता है, अर्थात मगध साम्राज्य को मिल जाता है। और तब से मगध साम्राज्य के अंतर्गत काशी शामिल हो जाता है। इस तरह से अंतिम रूप से अजातशत्रु क्या करता है, कौशल के अंतर्गत जो काशी था उसको विलय कर लेता है मगध साम्राज्य में, ठीक, और बज्जी संघ को भी विलय करता है, और इस तरह से साम्राज्य का विस्तार करता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि इसके सलाहकार कौन था, तो इसके सलाहकार वास्कर था। अभी आगे और इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। नेक्स्ट शासक है उदयन। ये नेक्स्ट शासक है हर्यक वंश का उदयन, ठीक है। तो ये 3 शासक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, ठीक है। हर्यक वंश के 3 शासक को याद रखिएगा। इसके बारे में भी बस ये इंपॉर्टेंट है, इसने भी अपने पिता की हत्या किया था अजातशत्रु का, और क्या किया था, गद्दी को हासिल किया था। इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हासिल किया था, क्लियर। और उसके बाद इसने एक चीज प्रायः पूछा जाता है कि अपनी राजधानी, ठीक है, पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है। अपनी राजधानी यानी कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो क्या किया था, पाटलिपुत्र को बनाया था, क्लियर। और उसके बाद एक शासक आता है अनिरुद्धु, नॉट इम्पोर्टेंट। मुंडक, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये एक शासक आता है नागदशक, इसी को दर्शक भी बोला जाता है। तो ये पूछा जाता है आपसे कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो हर्यक वंश था उसके अंतिम शासक का नाम क्या था, तो नागदशक अथवा इसी को दर्शक कहा जाता था। यही आपसे पूछा जाता है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा आपका कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको आंसर होना चाहिए बिंबिसार होगा, ठीक है। उसके बाद किसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, उदयन ने बसाया था। और कुसुमपुर नगर को इसी ने बसाया था, ठीक है। कुसुमपुर जिसको हम आधुनिक पटना के रूप में जानते हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र के रूप में जानते हैं, तो ये उदयनी ने ही बसाया था। और इसका एक अन्य नाम उदयभद्र भी था, इसका एक अन्य नाम उदयभद्र भी था, या उदयनी बोले या उदयभद्र बोले, तो आप इसी को समझिएगा, ठीक है। उदयन नहीं, वो उदयन अलग है, ठीक है। ये उदयन या उदयभद्र है जो कि हर्यक वंश का शासक है। एक चीज इंपॉर्टेंट और जान लीजिए, अजातशत्रु के समय, इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। महात्मा बुद्ध का जब परिनिर्वाण होता है, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद इसने क्या करता है कि अपने मतलब शासन के 8वें वर्ष में ये क्या करता है, प्रथम बौद्ध संगीति का
आयोजन करवाता है। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, और राजगीर में हुआ था सप्तकर्णी नामक गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में 2 ग्रंथों का क्या किया गया था? संकलन किया गया था, संपादन किया गया था। एक का नाम था सूत पिटक और दूसरा का नाम क्या था? विनय पिटक। अर्थात कहने का मतलब तो ये है कि त्रिपिटक जो है वो 3 है, सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। लेकिन यहाँ पर 2 ही ग्रंथों का क्या हुआ था? संपादन हुआ था, संकलन हुआ था, जिसका नाम था सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति में सूत पिटक का क्या हुआ था अथवा विनय पिटक का क्या हुआ था, संकलन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में क्या हुआ था? राजगीर में संपन्न हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, शासक उस समय कौन था? तो अजात शत्रु था। कौन शासक था? अजात शत्रु था। और सूत पिटक क्या है? तो सूत पिटक जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ग्रंथ है। अर्थात जब महात्मा बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को हासिल किए थे, अपने ज्ञान को हासिल किए थे, तब से लेकर उनके महापरिनिर्वाण अर्थात जब उनकी मृत्यु होती है तब तक की क्या है? कहानी है, छोटे छोटे कहानियों में बताया गया है। और विनय पिटक क्या है? विनय पिटक बौद्ध धर्म का संविधान है। क्या है? बौद्ध धर्म का संविधान है, जिसमें संघ से संबंधित नियमों का क्या किया गया है? संचालन बताया गया है, उसमें संकलन किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगी जब त्रिपिटक पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए अभी आप इतना ही जानिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया? किस शासक के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु के। अजातशत्रु किस वंश का शासक है? तो हर्यक वंश का शासक है। प्रथम बौद्ध संगीति में किस ग्रंथों की रचना हुई थी? तो सूत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज और पूछा जा सकता है कि जो पाटलिपुत्र नगर तो उदयन ने बसाया था, ठीक है, लेकिन पाटलिपुत्र नगर को बसाने का सर्वप्रथम विचार अजातशत्रु को ही आया था। किसको आया था? अजातशत्रु को आया था। ये बसाया तो नहीं था, लेकिन विचार सबसे पहले इसी के मन में आया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पाटलिपुत्र नगर था ना, वो बहुत सुरक्षित था। वो जलदुर्ग था एक तरह से, यानी कि चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। तो सुरक्षा के दृष्टि से अजातशत्रु सोच रहा था कि पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया जाए, क्योंकि मगध साम्राज्य की राजधानी बिंबिसार के समय में राजगृह थी। क्या थी? राजगीर अथवा राजगिरी थी। तो अजातशत्रु ने सोचा था कि पाटलिपुत्र को बनाया जाए, लेकिन ये सिर्फ सोचा, इसके दिमाग की सोच थी। लेकिन उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर को मतलब मगध साम्राज्य का अपना कैपिटल बनाया था। क्लियर? और नागदशक, बस इसके बारे में ही आपको याद रखना है कि एक कमजोर शासक था, इसको जनता पसंद नहीं करती थी। और इसी के समय में इसका अमात्य था, मंत्री था ये शिशुनाग। इसको क्या करता है? तख्ता पलट देता है, इसके सत्ता से पदच्युत करता है और स्वयं को शासक बनता है। और तब से जाकर क्या होती है? शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। किस वंश की स्थापना होती है? शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो शासक है, इसके बाद कालाशोक आता है। ठीक है, कालाशोक आता है। और इसके समय में इम्पोर्टेंट एक चीज आपसे पूछा जाता है कि इसने अपने द्वितीय जो राजधानी है वो वैशाली को बनाया था। किसको बनाया था? द्वितीय राजधानी वैशाली को बनाया था। कौन से शासक? तो शिशुनाग ने। किस वंश का था? तो ये शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है कालाशोक, और इसको पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। क्या है? इसे पुराणों में काकवर्ण कहा गया है, इसी कालाशोक को। तो पूछा जाता है किस शासक को काकवर्ण के रूप में जाना जाता है? तो आप बताइएगा कालाशोक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके समय क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और वैशाली में हुआ था। और इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। क्लियर? तो शिशुनाग वंश के बारे में क्या पूछा जाएगा? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग है। क्लियर? इसने अपनी द्वितीय राजधानी कहाँ बनाया था? तो वैशाली में बनाया था। अब द्वितीय पूछे अथवा ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसने अपनी न्यू राजधानी को कहाँ बनाया था, तब पर भी आपको वैशाली ही टिक करना है।
क्लियर। अब पूछने का अंदाज क्या है क्वेश्चन पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। और इसका उत्तराधिकारी कौन है? काला अशोक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, काकवड़। और दूसरी बात यह है कि इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन हुआ था। बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद इसी के समय में क्या होता है? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ये इतना ही, बस, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं नंद वंश। क्या? इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। ठीक, नंद वंश का संस्थापक जो है, ऐसे तो मुख्य संस्थापक एक तरह से देखा जाए तो महापद्नंद को माना जाता है। क्या? महापद्नंद को माना जाता है। लेकिन इसके जो पिता है वो प्रथम शासक है महानंदिन। इसके बाद घनानंद आता है और इसी के समय में क्या होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पे। इसी के समय में सिकंदर का भारत पर क्या होता है? आक्रमण होता है। ये याद रखिएगा, जिसको हम अलेक्जेंडर के रूप में भी सिकंदर को जानते हैं। ये जो महापद्नंद था ना, बहुत ही, मतलब कह सकते हो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अर्थात मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन ये जो शासक था, ये अपने आप को एक राट बोलता था, मतलब सार्वभौम में बोलता था। कई सारी उपाधियों से अपने आप को ये नवाजा था। एक तरह से अपार शक्ति, अकूत शक्ति का भंडार था इसके पास। ठीक, उसके बाद घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? गद्दी से हटा देगा अपने गुरु चाणक्य के माध्यम से। और चूंकि घनानंद जो था ना, जनता में बड़ा व्यभिचारी था, कई तरह के करारोपण किया था, जनता इससे क्रुद्ध रहती थी और जनता का विरोध। उसके बाद चाणक्य से बदला लेने की नीति, क्योंकि चाणक्य को इसने अपमान किया था। उसी समय चाणक्य ने कसम खाया था कि इसको हम सत्ता से क्या कर देंगे? पदच्युत करवा देंगे। और अपने शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से क्या किया था कि घनानंद के तख्ता को चाणक्य ने, इनके जो सत्ता है उसको पलट दिया था। और मगध पर एक नए वंश की शासन स्थापित होगी, जिसको हम क्या जानेंगे? मौर्य वंश के रूप में जानेंगे, मौर्य साम्राज्य के रूप में जानेंगे। और उसका पहला एम्परर कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्लियर। उसका पुत्र फिर आएगा बिंदुसार होगा, और फिर अशोक आएगा। अशोक के पौत्र आएगा दशरथ आएगा, जिसने नागार्जुन पहाड़ियों पर क्या करेगा? आजीविक संप्रदाय के रहने के लिए गुफाओं का, बहुत सारे गुफा बनाएगा। उसी तरह अशोक ने भी बहुत सारा गुफा बनाया है। तो उन सारी चीज़ों को मैं जब मौर्य साम्राज्य बताऊंगी आप लोगों को, तो डिटेल में 1 बाय 1 करके बताऊंगी। तो अभी तक आपको सबसे पहले यहाँ क्या समझना था? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में विभिन्न वंशावलियों का योगदान, जिसमें आपको एक दो लाइन क्या करना है? लिखना है, और क्रम से लिखना है। बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मगध का उत्कर्ष, मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से आपको ध्यान देना है डिटेल। तो सबसे पहले आर्थिक कारण की हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? आर्थिक कारण की चर्चा कर लेते हैं। तो जो मगध था वो गंगा नदी के मध्य घाटी में है। क्या है? मगध जो है गंगा नदी के मध्य घाटी में है। क्योंकि इससे क्या हुआ, मगध को अन्य सहायक नदियां भी है, सोन, गंडक, पुनपुन। ठीक है। तो इस तरह से मगध को कृषि के लिए यहाँ पर लाभ क्या हुआ? तो कृषि के लिए अनुकूल दशा उपलब्ध हो गई। यहाँ पर कृषि के लिए मगध साम्राज्य को अनुकूल दशा उपलब्ध हुई। जैसे सिंचाई के साधन मिले। ठीक है। मतलब हमेशा सिंचाई के लिए, आप जानते हैं ना, दुनिया की, विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वो सभी नदी घाटियों के किनारे ही फली फूली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी, कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था, पशुओं को पालने के लिए उनको जल की व्यवस्था, प्रायः किसी तरह की मतलब समस्या नहीं उत्पन्न होती थी। तो इस तरह से क्या हुआ था कि मगध जो साम्राज्य था चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, तो इसलिए कृषि के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो जाती थी। दूसरी बात, एलुवियल सॉइल अर्थात दोमट मिट्टी, प्रत्येक वर्ष जो नदियां बाढ़ लाती थी तो उससे एलुवियल सॉइल पाट जाता था और इससे क्या फसल उत्पादन होता था, कृषि अधिशेष की उत्पादन होता था। ठीक है। कृषि पंचांग मिला था इस क्षेत्र में, और कृषि पंचांग का मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में इस कृषि पंचांग के माध्यम से पता चलता था कि किन किन मौसम में किन किन फसलों को लगाना चाहिए। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था? फसलों को लगाया जाता था। कब सिंचाई देना चाहिए फसल को, किस तरह के खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो यह कृषि पंचांग के माध्यम से सारी जानकारी मिलती थी।
तो ये भी एक फायदा हुआ। साथ ही कृषि पंचांग से बहु कृषक पद्धति के बारे में जानकारी हो जाती थी कि एक साथ कई फसल को लगाया जाता था। मिट्टी दोमट है, मैं बताई थी कि इस क्षेत्र का क्या है, एलुवियल सॉइल है, मिट्टी दोमट है, उपजाऊ होती है दोमट मिट्टी। और धान की रोपनी पद्धति का विकास हो गया था। तो धान की रोपनी पद्धति के विकास होने से मतलब अधिशेष होता था, उत्पादन अधिशेष होता था। और एक फायदा और हुआ, चूंकि धान का उत्पादन हुआ तो अधिक लोग चावल खाए, और चावल खाने से क्या होता है, प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। और प्रजनन क्षमता में वृद्धि होने से एक फायदा हुआ कि मगध को जो सेना में लोगों की भर्ती की जाती थी तो उसमें उनको अच्छे प्रकार के सैनिक मिल जाते थे, सैनिकों की कमी नहीं पड़ती थी। तो ये सारे फायदा हुआ था मगध को मध्य गंगा घाटी में होने से। ठीक है, दूसरी बात है कि लोहे का कृषि में प्रयोग हुआ। इस समय क्या हुआ था कि चूंकि मगध क्षेत्र में क्या हुआ था कि लोहा और तांबा पाया जाता था। चूंकि जंगल था तो लोहे और तांबे की खान थी, तो इसी लोहे से क्या किया गया कि औजार बनाएगा और उससे गहरी जुताई की गई। यानी कि लोहे के फाल से क्या हुआ, खेत की गहरी जुताई की गई। तो गहरी जुताई संभव हुआ तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ा। ठीक है, जब उत्पादन बढ़ेगा, फसल अधिशेष होगा, तो राजकीय आय में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि कर ज़्यादा मिलने लगेगा। तो राजकीय आय में जब वृद्धि होती है तो राज्य की प्रशासनिक दृष्टि से भी राज्य क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और जब राज्य प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत होता है तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था को स्थापित करता है। क्या करता है? ताकि उसके राज्य पे किसी तरह से कोई अटैक न कर पाए, तो सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था को भी क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि मगध साम्राज्य शक्तिशाली हो रहा था। फिर दूसरी बात है कि भोजन आपूर्ति में स्थिरता आई। चूंकि कृषि अधिशेष हो रहा था, फसल अधिशेष हो रहा था, तो जब भोजन आपूर्ति में स्थिरता आई तो यानी कि कहने का मतलब अब लोग खाली पेट नहीं रहते थे, लोग का पेट भरने लगा। तो इससे विशेषज्ञता का विकास हुआ। ठीक है, क्योंकि खाली पेट तो भोजन नहीं होता है ना, खाली पेट कोई काम नहीं होता। अगर भूखे रहेंगे तो सिर्फ विशेषीकृत नहीं आएगा, आपका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस क्षेत्र के लोगों को क्या हुआ था कि भर पेट खाना मिलने लगा था, तो इसलिए उनके अंदर शिल्प विशेषज्ञता का विकास हुआ। और इस दृष्टि से क्या हुआ, मगध साम्राज्य आगे बढ़ते गया। और इस विविध प्रकार के शिल्प व्यवसाय वाणिज्य का भी विकास हुआ कृषि अधिशेष होने से। तो इसलिए मध्य गंगा घाटी में होने से क्या हुआ, मगध को बहुत फायदा हुआ। याद रखिएगा, आर्थिक कारण में इन्हीं सारी चीजों को आपको क्या करना है, चर्चा करना है। क्या 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 करना है? तो कृषि के लिए अनुकूल दशा, क्यों? क्योंकि मगध क्या था, सोन, गंडक, पुनपुन और गंगा नदी के से घिरा हुआ था। ठीक है, कृषि पंचांग मिला था, इस पे आप लिख दीजिएगा कि इससे हमें ये पता चला, मगध के लोगों को पता चला कि किस मौसम में कौन से फसल लगाया जाना चाहिए, कब खाद दिया जाना चाहिए, कब सिंचाई दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे फिर रोपनी पद्धति से ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद लोहे वाला चर्चा कर दीजिएगा। फिर राजकीय आय में कैसे वृद्धि होती है इसको बताना है। फिर प्रशासनिक दृष्टि से राज्य क्या होगा, मजबूत होगा और सैन्य व्यवस्था स्थापित होगा, सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था स्थापित होगा, भोजन आपूर्ति लोगों को होने लगेगी। जब पेट भरेगा तो इसलिए विशेषज्ञता का विकास हो जाएगा और विविध प्रकार के शिल्प, व्यवसाय, वाणिज्य का क्या होगा, विकास होगा। इन्हीं सारी चीजों को चर्चा करना है। अब देखिए, इसी में आर्थिक कारण में ही लोहे के खान, तांबे के खान था मगध के आसपास में। क्या था, सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि मगध के जो जंगल है वो लोहे के खान तथा तांबे के खान से क्या था, भरपूर था। ठीक है ना, तो इससे क्या फायदा हुआ कि लोहे के बहुत सारे औजार बनाए गए, युद्ध शस्त्र बनाए गए, अस्त्र शस्त्र बनाए गए, तांबे के तलवारें, मतलब अच्छे नस्ल की क्वालिटी के तांबे के तलवार बनाया गया। ठीक है, तो उनके अस्त्र शस्त्र का भंडार भी मतलब बढ़ते गया। और मगध के जंगलों में क्या, हाथी पाया जाता था। क्या, हाथी। तो हस्ती सेना उनकी क्या हुई, हस्ती सेना स्ट्रोंग हुई। ठीक है, अश्व सेना, हस्ती सेना स्ट्रोंग हुई। दूसरी बात, जंगल की उपलब्धता से क्या हुआ कि उनको अच्छे प्रकार की लकड़ी भी मिला। उस लकड़ी से रथ बनाया गया। क्या बनाया गया, रथ बनाया गया। और ना केवल रथ बनाया गया बल्कि लकड़ी से विनिर्मित उत्पाद तैयार किया गया। लकड़ी के मतलब कह सकते हो बहुत अच्छी अच्छी किस्म के वस्तु बनाए गए और उसका क्या किया गया, निर्यात किया गया। और इससे क्या हुआ, मगध को आर्थिक लाभ हुआ। इस दृष्टि से मगध भी क्या हुआ कि बहुत आगे निकलते गया अन्य महाजनपदों से। ठीक, तो आर्थिक कारण में इन सारी चीजों को आपको चर्चा करना है। फिर मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुद्रा का प्रचलन हुआ और इसको हम आहत सिक्के के रूप में जानते हैं। किस सिक्के के रूप में जानते हैं, तो आहत सिक्के के रूप में जानते हैं। आहत सिक्के क्या होता है,
पंचमार्क सिक्के होते। पंचमार्क का मतलब क्या होता है? पिट कर जिसको बनाया जाता था। क्या? जिसको पिट कर बनाया जाता था। कहने का मतलब कि ये राज्य के द्वारा जारी नहीं किया जाता था, ये व्यापारियों द्वारा क्या होता था? जारी किया जाता था, बनाया जाता था। और जिसमें विभिन्न तरह के, जैसे मान लेते इसका कोई निश्चित आकार नहीं, मान लेते इस आकार का भी हो सकता था, इस आकार का भी हो सकता था, ऐसे भी होता था, स्क्वायर में भी होता था, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं। इस पर किसी पर वृक्ष बनाया रहता था, मतलब पेड़ का चित्र होता था, उसके बाद जानवरों का चित्र रहता था यहाँ पर। ठीक, तो भिन्न भिन्न चित्र, मछली का चित्र, जानवर का चित्र, वृक्ष का चित्र पाया जाता था और राज्य के द्वारा जारी नहीं किया जाता था। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, राज्य के द्वारा जारी नहीं किया जाता था, इसका मतलब ये सिक्का राज्यकृत सिक्का नहीं था, बल्कि व्यापारियों द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि मुद्रा का प्रचलन हुआ था, जिसको हम आहत सिक्के के रूप में जानते हैं, जिसे हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, अर्थात जिसको पीट कर बनाया जाता था। क्लियर? याद रखिएगा, पूछा जाता है कि आहत सिक्के कब पाया गया है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक, और व्यापारियों के श्रेणियों का भी महत्व बढ़ गया। इस समय व्यापारियों का श्रेणी का क्या हुआ था? विकास हुआ था। ठीक है, कई तरह के व्यापारियों का श्रेणी अर्थात समूह पाया गया था, जिसने व्यापार और व्यवसाय को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या लिखना है? आर्थिक कारणों में लिखना है। बहुत ही आसान है, आप चाहोगे तो याद कर लोगे। लोहे के खान से बता दोगे क्या क्या फायदा होगा। हाथी क्या है? हस्ती सेना। फिर जंगल की उपलब्धता से लकड़ी, जिससे रथ बनाया गया। मुद्रा का प्रचलन, इसलिए जो वस्तु विनिमय है, जो वैदिक काल में आप लोग पढ़े थे, उसका प्रचलन खत्म होगा और मुद्रा अर्थव्यवस्था का क्या हो जाएगा? विकास होगा, जिससे व्यापार करने में सहूलियत होगी। ठीक है, और व्यापारियों की श्रेणियों का भी महत्व बढ़ गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए भौगोलिक कारण। अब देखते हैं भौगोलिक कारण के माध्यम से कैसे मगध का उत्कर्ष होता है। तो राजधानी जो थी, इसकी राजधानी जो थी मगध की, वो प्रथम राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो कहाँ थी? राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी। उसके समय भी, बृहद्रथ के समय भी, बिंबिसार के समय भी, और ये जिसको हम गिरिव्रज के रूप में भी जानते हैं। और ये जो राजगृह अथवा गिरिव्रज था, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। क्या था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो इससे क्या फायदा हुआ मगध को कि मगध एक तरह से दुर्गम क्षेत्र बन जाता था अन्य दुश्मनों के लिए। मगध पे अटैक करने के लिए अन्य दुश्मनों को क्या करना होता था? सोचना पड़ता था बार बार, क्योंकि ऑलरेडी एक तरह से इसको प्राकृतिक क्या होता था? किला प्रदान हो गया था। ठीक है, 5 पहाड़ियों के माध्यम से। तो एक तरह से मगध अपने आप को सुरक्षित अवस्था में ये कर लिया था इन पहाड़ियों के माध्यम से। क्लियर? दूसरी बात है कि पाटलिपुत्र जो है, इसका जो न्यू राजधानी बना था, कैपिटल बना था, वो नदी दुर्ग से घिरा हुआ था। क्या था? नदी दुर्ग से घिरा हुआ था, यानी कि नदियों के माध्यम से, इसको किला के माध्यम से चारों तरफ से नदियों से घिर लिया गया था। तो इससे क्या हो जाता था कि भाई इन जल मार्गों पर क्या हुआ था? आधिपत्य था ये हर्यक वंश के शासकों को। ठीक है, मगध साम्राज्य के, जो हर्यक वंश बोल रही हूँ, मगध साम्राज्य के शासकों को। ठीक है, तो ये जो सभी शासक क्या किए थे? इस जल मार्ग का यातायात के रूप में प्रयोग करते थे, व्यापार के रूप में प्रयोग करते थे, इसी से सैन्य संचालन भी होता था। ठीक है, तो इनको क्या होता था कि इस नदियों के माध्यम से बहुत फायदा हो गया। ठीक है, यातायात के साधन मिल गया। ठीक है, सैन्य संचालन हो जाता था, व्यापार मतलब यातायात के माध्यम से, नदियों के माध्यम से क्या किया जाता था? व्यापारिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता था। तो इन नदियों के मार्ग से इन लोगों को क्या हुआ? नदी दुर्ग के चारों तरफ से मगध को घिरे होने से इनको फायदा हुआ था। ठीक, अब देखिए राजनीतिक कारण क्या है। तो राजनीतिक जो कारण है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजनीतिक कारण में लिखिएगा कि योग्य शासकों की लगातार निरंतरता रही मगध साम्राज्य में। ठीक है, चाहे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को देखिए, अजातशत्रु को देखिए, उदयन को देखिए। ठीक है, उधर शिशुनाग को देखिए, कालाशोक को देखिए, महापदनंद को देखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर मौर्य वंश के अंतर्गत देखिए, सभी एक से बढ़ के एक शासक हुए। तो जहाँ भी, जिस राज्य में भी योग्य शासक होता है, निश्चित तौर पर उस साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। उस साम्राज्य जल्दी झुकता नहीं है, हारता नहीं है, उसका पतन नहीं होता है। और यही बात मगध साम्राज्य के साथ थी। ठीक है, और दूसरी बात देखिए कि योग्य शासकों की तो निरंतरता थी ही, विभिन्न कूटनीति का इस्तेमाल किया गया था। इस शासकों द्वारा, इन सम्राटों द्वारा विभिन्न कूटनीतिकों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे वैवाहिक नीति। ठीक है, वैवाहिक नीति का प्रयोग किया गया था, मित्रवत नीति का प्रयोग किया गया था, और युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और फूट नीति का भी प्रयोग किया गया था। ठीक, कैसे मैं बता दूं, वैवाहिक नीति के तहत देखो क्या करता है बिंबिसार, क्या करता है कि
महाकोशला से शादी करता है, ठीक है। यहाँ समझ लो, यहाँ मैं समझाती हूँ। ये मान लो कि ये है अंग, ये अंग मान लेना, 1 मिनट। ये मान लो कि अंग है, ठीक है। ये कौशल है, ये मगध है, क्लियर। उसके बाद ये वत्स है, ठीक, अवंती है, ये अवंती है, ये काशी मान लो, क्लियर। अब देखिए, ये जो बिंबिसार था मगध नरेश, ये बिंबिसार जो है मगध नरेश, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या किया था कि अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। कैसे बताओ कि देखो, ये अंग था, ये अंग का तो विलय किया था मगध साम्राज्य में, निश्चित तौर पे किया था, आपको पता है। लेकिन क्या ये आसानी से अंग का विलय कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अगर स्टार्टिंग में अंग का विलय करते तो इस जितने भी महाजनपद है, ठीक है, चाहे कौशल महाजनपद हो, वत्स महाजनपद हो, अवंती महाजनपद हो, क्या करता, सबको डर हो जाता कि अब तो ये मेरे ऊपर भी अटैक करेगा, और सभी मिल जाते और सभी मिलकर मगध को उस समय क्या करते, अटैक करते, और मगध की हार सुनिश्चित थी क्योंकि सभी एक साथ मिलकर करते। तो ये कितना चालाक था, देखो क्या करता है कि वैवाहिक नीति को अपनाता है और ये कौशल की राजकुमारी कौशला से शादी कर लेता है, तो इससे इसको कौशल को सहयोग मिल गया, ठीक है। उसी तरह से क्या करता है कि बज्जी संघ जो है, ठीक है, बज्जी संघ, तो उसी में एक वैशाली है, लिच्छवी है, ठीक है। तो लिच्छवी राजकुमारी चिलना से शादी करता है, जो कि चेटक की पुत्री है। क्या करता है, उसका भी इसको सहयोग मिल जाता है, ठीक है। और मध्य देश की राजकुमारी, दूरस्थ प्रदेश जो उस आधुनिक पंजाब कहलाता है, तो उस समय क्षेमा से शादी कर लेता है, ठीक, उस समय क्षेमा से शादी करता है, तो इधर का भी इसको सहयोग मिल जाता है, दूरस्थ प्रदेशों का भी। दूसरी बात देखो, मित्रवत नीति के तहत क्या करता है ये, मित्रवत नीति के तहत चंड प्रदोत, ठीक है, चंड प्रदोत अवंती नरेश के पास, जो उस समय पांडु रोग से पीड़ित था, पीलिया से पीड़ित था, मरने के कगार पे था, उसके पास अपने राजवैद्य, उसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है, ठीक है, और उसके इलाज करवाता है और ठीक हो जाता है वो, और उससे अवंती के साथ इसका संबंध बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्या होता है, अवंती के साथ इसका संबंध बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मित्रवत नीति का पालन किया। उसके बाद में आप लोगों को बधाई कि गंधार नरेश पुष्कर सारिन के पास अपना दूत मंडल भेजता है, और दूत मंडल भेजकर उसका भी सहयोग प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, अपनी शक्ति को सृजित कर लेता है, और तब जाकर ये क्या करता है, अंग पर अटैक करता है, क्योंकि इतना सारा इसको इतने मित्र मिल जाते हैं, और अंग का विलय कर लेता है मगध साम्राज्य में। क्लियर, समझ में आया। मित्रवत नीति और वैवाहिक नीति से क्या करता है, और युद्ध नीति का पालन तब किया जब एक तरह से वैवाहिक नीति का पालन कर लिया था, वैवाहिक संबंध को बना लिया था, मित्रवत संबंध को बना लिया था, तब युद्ध नीति को अपनाता है और अंग को क्या करता है, मगध साम्राज्य में मिला लेता है। क्लियर। उसी तरह देखिए, अजातशत्रु भी क्या करता है कि वाजिरा से शादी करता है, ठीक है, और उसके बाद फूट नीति का वो पालन करता है, वास्कार के माध्यम से क्या करता है, बज्जी संघ में फूट डलवा देता है, और बज्जी संघ तो लगातार 16 वर्षों तक युद्ध करने के बाद क्या करता है कि उनको ये मगध साम्राज्य में विलय कर लेता है। क्लियर, ऐसे ही आपको लिखना है। और सैन्य शक्ति पर भी ये क्या करते थे, बल देते थे। मगध के शासक क्या करते थे, सैन्य शक्ति पर बहुत ज्यादा बल देते थे, ठीक है, अन्य महाजनपदों के शासकों के अपेक्षा। तो सैन्य दृष्टि से भी क्या था, मगध शक्तिशाली रहा था। अब देखिए, सांस्कृतिक कारण में देखिए क्या था कि सांस्कृतिक कारण से मगध का कैसे उत्कर्ष होता है। तो सांस्कृतिक कारण से मगध का उत्कर्ष बता दो आप लोगों को। सांस्कृतिक कारण से इसका उत्कर्ष होता है। तो ये यहाँ के जो लोग थे, देखो ये मान लो कि ऋग वैदिक काल है, ये ऋग वैदिक काल के अंतर्गत क्षेत्र है ये वाला, और ये फैलकर चला गया वैदिक काल में, मान लेते हैं यहाँ तक चला। और वैदिक काल में अंग, ये अंग जो है और ये मगध है, इसको दूरस्थ प्रदेश के रूप में देखा गया।
अथर्ववेद में बोला भी गया है, अंग और मगध क्या है, दूरस्थ प्रदेश, अर्थात यहाँ भी आर्यीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे उन्मुक्त सोच वाले थे, ये आडंबरों से अभी रहित थे। ठीक है, इनकी सोच स्वतंत्र थी, धार्मिक जकड़न यहाँ पर नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं था, पूजा पाठ, यज्ञ, पशु बलि का जो हवन में दिया जाता था, या बोल सकते हो कि बड़े पैमाने पर अन्न की आहुति, ये नहीं करते थे अभी मगध के लोग। ठीक है, दूसरी बात, वैदिक कर्मकांड आडंबर से ये दूर थे, तो इसलिए अपना पूरा का पूरा फोकस इनके का वर्क के ऊपर होता था, अपने कार्य संस्कृति के ऊपर होता था। ठीक है, दूसरी बात, समुद्री व्यापार को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता था। कहाँ? यहाँ पर दिया जाता था, मगध साम्राज्य में दिया जाता था। और जबकि वैदिक काल में क्या, समुद्री व्यापार को निकृष्ट समझा जाता था, वैदिक काल में ऋण देना, ब्याज लेना सही नहीं माना जाता था। ठीक है, और यहाँ सब कुछ सही माना जाता था। तो बताइए, जहाँ ऋण दिया जा रहा था, ब्याज लिया जा रहा था और इसको सही माना जा रहा था, तो क्यों नहीं उस साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। इसलिए उस साम्राज्य का क्या हो रहा था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये सभी निकृष्ट समझा जाता था वैदिक सभ्यता में। ठीक है, और अर्थात अभी मगध का क्या हुआ था कि आर्यीकरण नहीं हुआ था, मतलब हुआ था आर्यीकरण, हाल में हुआ था, लेकिन अभी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, यहाँ जाति व्यवस्था का जकड़न नहीं था, तो यानी कि सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका यहाँ पर मिला था। इसलिए क्या हुआ था कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया था। क्लियर? अब देखिए, ये आप लोगों को फिर से एक बार मैं बता दूं, ये जो था बृहद्रथ वंश था। तो आपको क्या लिखना है, इतना जरूर लिखना है जो मैं बताई यहाँ तक, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इन्हीं कारणों को आप चर्चा कीजिएगा, और इतना अगर चर्चा करेंगे तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपसे लिखा जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं नोट कर दी हूँ कि बृहद्रथ वंश, ऐसे मैं आपको समझा दी। तो कहाँ से जानकारी मिलती है, तो पुराण और महाभारत से जानकारी मिलती है। मगध का प्रथम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था, ये पूछा जाएगा तो बताइएगा। हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने किया था, अजातशत्रु का हत्या इसका पुत्र क्या, उदयन ने किया था। ठीक है, अजातशत्रु का हत्या कर दिया था इसका पुत्र उदयन। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश। तो किस वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है, तो हर्यक वंश को बोला जाता है, बता दीजिएगा। उसके बाद बिंबिसार जो है, ये हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था, ये भी मैं बताई अभी फिर से एक बार याद कीजिए प्रैक्टिस से। और क्षेत्रोजस, इसको क्या बोला जाता था, क्षेत्रोजस बोला जाता था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस बोला गया है। बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ऐसा माना जाता है 84,000 गांव को क्या कर लिया था, अपने कब्जा में कर लिया था। इसी को क्या बोला जाता है, श्रेणिक बोला जाता है। जैन साहित्य में इसको श्रेणिक बोला जाता है। और 3 नीतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मैं अभी आपको बता दी। एक मित्र नीति के लिए, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दी हूँ, अवंती नरेश को पांडु रोग से मुक्त करने हेतु अपने राज्यवैद्य जीवों को भेजा था। ठीक, लिख दीजिएगा। और फिर दूसरा पॉइंट इसी का है, इसी में का ये है, गंधार नरेश के दरबार में क्या भेजा था, दूत मंडल भेजा था पुष्कर शालीन के दरबार में, और उसका भी मित्रवत सहयोग ले लिया था। ठीक है, और वैवाहिक नीति के तहत, हालांकि माना जाता है कि इसकी 500 रानियां थी, लेकिन 3 रानियों का आप नाम जरूर याद रखिएगा। एक महाकोशला, प्रसेनजीत की जो बहन थी, कौशल राजकुमारी थी, महाकौशल की पुत्री थी। ठीक है, उससे शादी किया था। बज्जी नरेश चेटक की पुत्री चेल्ला से शादी किया था। और मद्र राजकुमारी, ठीक है, मद्र राजकुमारी जो कि आधुनिक मद्र को पंजाब के नाम से जाना जाता है, आधुनिक पंजाब है, क्षेमा से शादी किया था। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। और युद्ध नीति के माध्यम से क्या कर लिया था इसने, युद्ध नीति के माध्यम से ये अंग को विलय कर लिया था। पहले मित्रवत नीति बनाया, वैवाहिक नीति, तब जाके अंग का विलय किया था। क्लियर? और ये तो मैं आप लोगों को समझा दी थी, यहाँ फिर से समझ लीजिएगा। ये मगध है, अंग को कैसे मिलाता है। तो सबसे पहले ये, एक मिनट, सबसे पहले क्या करता है कि ये कौशल को, जस्ट वेट, सबसे पहले क्या करता है कि अपना, जस्ट वेट, अपने शक्ति को क्या करता है, सृजित करता है। और सृजित करने के बाद ये अपने शक्ति को कायम करता है मगध वैवाहिक नीति के माध्यम से।
और मित्रवत नीति के माध्यम से, युद्ध नीति के माध्यम से तब अंग पे अटैक करता है। उसी तरह इसका पुत्र क्या करता है, बज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिलाता है, फिर काशी को मिला लेता है। तो बज्जी संघ को मिलाने के लिए अपने अजात शत्रु जो है, यहाँ देखिए अजात जो शत्रु है इसका पुत्र, जिसको हम कुड़ीकुप नाम से जानते हैं, ये 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी जब महात्मा बुद्ध की। तो ये क्या करता है कि राजगृह में सप्तकर्णी नामक गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का क्या होता है, इसके समय आयोजन होता है। ठीक है, इस बात को इसको याद रखिएगा। ठीक है, अवंती के डर से क्या होता है, राजगृह को दुर्गीकरण करवा देता है। ये एक और काम किया था कि ये राजगृह को क्या किया था कि अवंती के दुर्ग से अवंती के डर से लगा इसको कि अवंती नरेश इस पे अटैक करेगा, तो इसको पूरा दुर्गीकृत करवा दिया था। तो कभी पूछा जाएगा कि किस मगध के शासक ने अपने राजधानी को दुर्गीकृत करवाया था, तो यही अजात शत्रु करवाया था। ठीक है, अब देखिए अजात शत्रु के सलाहकार का नाम क्या था, तो वस्कार था। बता दिया आपको, फिर से एक बार जान लीजिए। राजनीतिक गतिविधियाँ, ठीक है, इसकी राजनीतिक गतिविधियाँ बड़ा फेमस है। ये बज्जी संघ को क्या करेगा कि एक रथ मूसल, ये हथियार है, ठीक है, और महाशिला कंटक नामक हथियार का युद्ध जब होगा तो प्रयोग करेगा। इस रथ मूसल से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को बरसाया जाता था, और ये महाशिला कंटक जो है, जिसको बुलडोजर कह सकते हो, बड़े बड़े किला को ये तोड़ देता था। इसी हथियार को क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, और मगध साम्राज्य में बज्जी संघ का विलय कर लिया था इसने। ठीक है, और ये जो बज्जी संघ था 8 गणराज्यों का संघ था। ठीक है, तो बज्जी संघ यही पूछा जाता है कि किसके समय में मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, तो आप याद रखिएगा अजात शत्रु। ठीक है, क्या अजात शत्रु के समय में ये मगध साम्राज्य का हिस्सा बना था। क्लियर, अंग किसके समय में, तो बिंबिसार के समय में। ठीक है, अंग बना था शिशुनाग के समय में, ओ सॉरी बिंबिसार के समय में। ठीक है, ये बिंबिसार के समय में बन गया था। और एक चीज और बताऊं आप लोगों को, ये याद रखिएगा, काशी कौशल के अधीन था, फिर ये मगध का हिस्सा बन गया था। इसकी सारी कहानी में बता दी आप लोगों को। अच्छा, अवंती भी देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो अवंती है, ये जो अवंती है, शिशुनाग ने इसको क्या किया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो जब भी कभी पूछा जाएगा कि अवंती का विलय किसके समय में हुआ था, तो उसने वत्स को और अवंती को क्या किया था कि मगध साम्राज्य में विलय किया था। इस वत्स को भी और अवंती को भी किस शासक ने, तो आपको बताना होगा शिशुनाग ने विलय किया था। शिशुनाग, नो बिंबिसार, नो अजातशत्रु, बट शिशुनाग। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये सारा बस ये पॉइंट्स है जिसको मैं एक जगह पे कर दी हूँ, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये देखिए उदयन क्या क्या किया था, इसको उदयभद्र के रूप में भी जानते हैं। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, और बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी था। याद रखिएगा, बौद्ध और जैन धर्म के ये अनुयायी था। ठीक है, यहाँ भी मैं बता दूं आपको कि जो अजातशत्रु था ये भी बौद्ध और जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का क्या था, महात्मा बुद्ध का मित्र था। अजातशत्रु भी था, बिंबिसार भी था। याद रखिएगा, बिंबिसार ने भी क्या किया था कि महात्मा बुद्ध से जब उसकी मुलाकात हुई थी तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के साथ साथ वो धर्म सहिष्णु था, यानी कि जैन धर्म को भी क्या किया था, मतलब प्रश्रय दिया था, उसके प्रति सहिष्णुता का पालन किया था। इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। तो ये उदयन जो था, उदयभद्र जो था, ये जैन धर्म अनुयायी था, जैन धर्मावलंबी था। तो कभी पूछा जाएगा तो इसे आप बताइएगा। ठीक है, कि कौन सा हर्यक वंश का जो शासक था जैन धर्मावलंबी था, तो यही उदयनी था अथवा उदयभद्र। आपको अनिरुद्धु और मुंडक के बारे में नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दशक है, नाग दशक है, इसकी हत्या शिशुनाग ने की थी, जो कि इसका मंत्री था, और तब जाकर इसने क्या किया था, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। क्या किया था, शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। अब देखिए, ये मगध है, इसके समय में मगध है, अंग है। ठीक है, तो अंग और बज्जी का विलय हो गया है मगध साम्राज्य में। ठीक है, कौशल का भी हो गया है, मगध साम्राज्य में मिल गया है। और वत्स और जो अवंती ये बचे थे, इसका विलय यही कर लेगा शिशुनाग। क्या कर लेगा, मगध साम्राज्य का विस्तार कर देगा।
तो देख रहे हैं कैसे शासकों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। एक से बढ़ के एक योग्य शासक की भरमार है यहाँ पर। और मगध साम्राज्य में वत्स और अवंती का क्या किया था, ये विलय किया था। इसलिए कभी पूछा जाएगा तो मैं इसलिए पॉइंट आउट फॉर्मेट में कर दी हूँ कि ताकि आप प्रैक्टिस करें उससे में एग्जाम के टाइम पे, और आए तो अपने आंसर को करेक्ट करके आए। और पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मगध का सम्राट है जिसने पाटलिपुत्र के अलावा अपने कैपिटल को चेंज किया था और वैशाली को राजधानी बनाया था अथवा दूसरी राजधानी बनाया था। तो आप क्या बोलोगे, शिशुनाग। क्या, शिशुनाग। अब देखिए कालाशोक, ठीक है, कालाशोक ये वैशाली की जगह पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। तो ये इसका उत्तराधिकारी था। कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था फिर से। और महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो हुआ था, तो उनके मृत्यु के बाद यानी कि 100 वर्ष पूरा होने पर कालाशोक के संरक्षण में, क्या, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के संरक्षण में और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसी कालाशोक के संरक्षण में शब्बा कामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पूछा जाता है तो वैशाली में। प्रथम का कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। कहाँ हुआ था, तो सप्तकर्णी नामक गुफा में हुआ था। किसके अध्यक्षता, तो महाकश्यप की अध्यक्षता। यहाँ किसके अध्यक्षता में, तो शब्बा कामी, याद रखिएगा। और किसके संरक्षण में, यानी शासक कौन था, तो कालाशोक था। कौन शासक था, कालाशोक था। किसकी अध्यक्षता में, तो शब्बा कामी में, ठीक है ना। पूरा होने पर कालाशोक के संरक्षण में शब्बा कामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में। कालाशोक किस वंश का शासक था, तो शिशुनाग वंश का शासक था। अब देखिए लास्ट ही चल रहा है। अब देख लिए नंद वंश, क्या है, नंद वंश। तो ये महानंदिन नंद वंश का संस्थापक है। ऐसे मुख्य संस्थापक महापद्नंद इसके पुत्र को माना जाता है। ये जैन अनुयायी था, याद रखिएगा, क्या था, जैन अनुयायी था, जैन धर्मावलंबी था ये, ठीक है। ये अपने आप को सर्व क्षत्रु संहारक कहता था, यानी कि सभी क्षत्रियों को संहार करने वाला संहारक था। भार्गव था, अपने आप को परशुराम कहता था कि जो परशुराम थे उसने क्षत्रियों को सर्वनाश किए थे। तो इसने भी अपने आप को क्या कह रहा है, भार्गव कहता था। एक राट कहता था, ठीक है, अपने आप को एक राट जैसी उपाधि, सार्वभौम जैसे उपाधियों से नवाजता था। यानी कि इसका मतलब होता है कि सभी दिशाओं को जीतने वाला। सार्वभौम मतलब सभी दिशाओं को जीतने वाला। देखिए जब मैं आप लोगों को वैदिक काल पढ़ा रही थी, तो जब आप लोगों को वैदिक काल पढ़ाई थी तो उस समय आप लोगों को मैं बताई थी कि एक मिनट, जब वैदिक काल पढ़ा रही थी तो ये बताई थी कि देखो ये 4 दिशा है, ठीक है, 4 दिशा है, ठीक है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूरब है। तो यहाँ के राजा क्या कहलाते थे, उत्तर के राजा विराट कहलाते थे, ठीक है। और यहाँ मध्य देश के राजा तो राजा ही कहलाते थे, ये मध्य देश है, ठीक है। ये पूरब के राजा सम्राट कहलाते थे, ये पूरब के राजा सम्राट कहलाते थे अपने आप को। और ये दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे, क्या कहलाते थे, भोज कहलाते। और पश्चिम के राजा अपने आप को सौराट कहते थे, क्या कहते थे, सौराट कहते थे। और जो सभी दिशाओं को जीत लेता था उसको क्या, एक राट बोला जाता था, यानी कि सभी दिशाओं के मालिक। तो यानी कि सार्वभौम, यानी सभी दिशा मेरा है, मैं सबसे सर्वशक्तिशाली हूँ, एक राट हूँ, मैं ही मतलब सभी का राजा हूँ। तो यही अपने आप को एक राट कहता था। ये पदम नंद जो बहुत ही शक्तिशाली था, नंद वंश का ये शासक था, ठीक है ना। और ये सभी दिशाओं को जीतने वाले अपने आप को बोलता था, सर्व क्षत्रो संहारक अपने आप को बोलता था, यानी कि क्षत्रियों को नाश करने वाला। तो ये पूछा जाता है कि नंद वंश के कौन से शासक विभिन्न उपाधियों को लिया था, एकराट, सार्वभौम, ठीक है, तो भार्गव, ये सभी सर्व क्षत्रो संहारक किसकी उपाधि थी, तो इसी की थी, ठीक है। और कलिंग के खारवेल अभिलेख से क्या पता चलता है, कलिंग में जो खारवेल जो शासक था, तो इसने कलिंग में एक अभिलेख खुदवाया था। तो उसी, हालांकि बाद का है खारवेल इसके, तो लेकिन पता क्या चलता है कि कलिंग की इसने विजय की थी, किसने, महापद्नंद ने की थी। उसी खारवेल अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसने कलिंग की विजय की थी। क्या किया था, कलिंग का विजय किया था, ठीक। और कलिंग में तंसुली नहर बनवाया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में जो नहर बनवाने का जो साक्ष्य मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वो किस शासक द्वारा बनवाया गया था, तो नंद वंश के जो शासक था कलिंग में तंसुली नहर बनवाया था, वो महापद्नंदन था। कौन था, महापद्म नंद था, ठीक है। महापद्नंदन भी इसको बोला जाता है,
पदम नंद भी बोला जाता है। तो कुछ भी पूछे तो आप बताइएगा, तंसुली नहर जरूर याद रखिएगा। और जिनसेन की मूर्ति पाटलिपुत्र लाया था, जिनसेन की मूर्ति पाटलिपुत्र इसी ने लाया था, ये भी पूछा जाता है। कौन से शासक? तो महापदम नंद, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अब देखिए पाणिनि के महापदनंदम के जो पाणिनि जो है जिनकी रचना अष्टाध्यायी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी आप पढ़े होंगे, तो प्रसिद्ध पुस्तक पाणिनि के अष्टाध्यायी है। तो महापदम नंद के क्या थे? समकालीन थे। कभी पूछा जाएगा तो बताइएगा, ठीक है, ये ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। और इसका उत्तराधिकारी घनानंद होगा और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और यूनानी ग्रंथों में घनानंद के लिए अग्रमीज शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछा जाता है कि किस शासक के लिए अग्रमीज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसी घनानंद के लिए मतलब के लिए हुआ है। और इसी के समय सिकंदर का आक्रमण होता है, अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है। इसी के समय सिकंदर का, अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर को आक्रमण होता है 323 बीसी में। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से क्या करता है कि घनानंद की हत्या कर देता है। चूंकि ये चाणक्य को क्या किया था? बेइज्जत किया था अपने सभा में। ठीक है, तो इसलिए चाणक्य कसम खाया था कि तुम्हारा समूल नाश कर देंगे। और अपने शिष्य चंद्रगुप्त जो था वो चाणक्य के शिष्य था, तो इसी चाणक्य के माध्यम से चंद्रगुप्त क्या करता है? घनानंद के तख्ता को पलट देता है। और घनानंद के जब तख्ता पलटता है तो मौर्य वंश की क्या होती है? मौर्य वंश की स्थापना होती है। क्या किया जाता है? मौर्य वंश की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो दूसरी बात है स्थूलभद्र शक्टाल इसके सलाहकार थे। ये पूछा जा सकता है कि स्थूलभद्र और जो शटकाल थे किसके सलाहकार थे? तो ये बहुत ही चालाक थे। स्थूलभद्र और शटकाल जो थे इसके सलाहकार थे। इनके माध्यम से ये बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करता था। तो ये पूछा जाता है किसके सलाहकार थे? तो इसी घनानंद के सलाहकार थे। दूसरी बात है बररुचि कात्यायन। कात्यायन की पुस्तक का नाम है वर्तिका। कभी मैच करने के लिए पुस्तकों को दे दे तो याद रखिएगा, बररुचि कात्यायन इसी के दरबार में रहते थे। घना यानी विद्वानों का संरक्षक था, नो डाउट, लेकिन ये जनता में अप्रिय शासक था। क्यों? क्योंकि ये भिन्न भिन्न तरह के जनता में क्या करता था कि कर को लगाया था। ठीक है ना, जिससे क्या हुआ था कि इससे जनता बहुत ही नाराज हो गई थी। और इसने जनता के ऊपर इतना करारोपण किया था कि जनता इसके तख्ता पलट के लिए खुद मतलब जनता चाह रही थी कि इसकी तख्ता पलट हो जाए। और इस तरह से इसका क्या हुआ था? तख्ता पलट हुआ था। और एक तरह से कह सकते हो कि इसको बुरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके इससे गद्दी को छीन लिया था और मौर्य वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, तो यही था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, शासकों की कहानी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से कोशिश कीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण और उसके प्रभाव क्या, मतलब भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि इसका नोट्स बनाएं। और बहुत ही डीप में कराया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। और मेरी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।